बच्चा, कैसे हैं आप सब बढ़िया हैं? हाँ जी बेबी, आज हम अपने इंडेक्स नंबर्स के 4th लेक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं। इंडेक्स नंबर्स ये 4th लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है। इसी के साथ आपका इंडेक्स नंबर्स भी खत्म हो जाएगा। क्या क्या किया हमने इंडेक्स नंबर्स में बच्चा, इसके बारे में पहले एक बार डील आउट करते हैं। हमने इंडेक्स नंबर्स पढ़ा कि इंडेक्स नंबर्स क्या होता है, इंडेक्स नंबर्स की थ्योरी करी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स करे, ठीक है, उनके पॉइंट्स के बारे में हमने जाना कि इंडेक्स नंबर्स क्या होता है। सेकेंडली हम उसके बाद गए कि इंडेक्स नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। डाटा को हमने ब्रेक किया अनवेटेड एंड वेटेड के अंदर। अनवेटेड के अंदर हमने दो तरीके के डाटा किए, सिंपल एग्रीगेटिव एंड वेटेड एवरेज रिलेटिव। एवरेज रिलेटिव को भी दो तरीके से किया, इट्स बाय अर्थमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन। सेम हमने वेटेड की बात करी, वेटेड को भी हमने दो कैटेगरीज में बांटा। कौन सी? एक सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड दूसरा जो था हमारा सिंपल एवरेज रिलेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के हमने 7 फॉर्मूलाज किए थे, जिसमें पहले 4 या फिर पहले 5 में बीकॉम प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो इम्पोर्टेंट रहते हैं। लास्टर्स, पार्शर्स, फिशर्स, डोरबिश, बोलीज, ये 4 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। मार्शल एजवर्थ भी कई बार देखा गया है, ठीक है। वॉल्श एंड केलीज के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, लेकिन मैंने आपको सारे के सारे मेथड्स कराए थे। उसके साथ जैसे मैंने प्राइस इंडेक्स नंबर्स किया, वैल्यू इंडेक्स नंबर्स किया, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स किया। देन लास्ट क्लास में हमने बात करी टेस्ट के बारे में, बात करी कि हमारा टेस्ट एडिक्वेसी क्या होता है, टेस्ट कैसे करते हैं, तीनों का हमने टेस्ट किया। दैट इज 2 मेजर टेस्ट हमारे सबसे इंपॉर्टेंट थे। वो कौन से 2 मेजर टेस्ट थे बच्चा? हमारा जो पहला टेस्ट था वो क्या था? पहला टेस्ट था हमारा दैट इज टाइम रिवर्सल टेस्ट, और दूसरा टेस्ट कौन सा था? दैट इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इन दोनों टेस्ट के बारे में भी मैंने लगे हाथ आपसे बात करी और उन्हें कैसे सैटिस्फाई करते हैं, पूरा प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन आउट किया, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या बात करी? उसके बाद बच्चा मैंने आपको कराया था फिक्स बेस इंडेक्स नंबर्स एंड चेन बेस इंडेक्स नंबर। 2 तरह के इंडेक्स नंबर्स किए थे। फिक्स बेस और चेन बेस के बारे में जब मैंने थ्योरी डिस्कस करी थी तभी आपको बताया था और उसका एक क्वेश्चन भी करके दिखाया था, ठीक है। आज की क्लास जो है बच्चों मेरी इंडेक्स नंबर्स की लास्ट क्लास है एंड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स। अब आप कहोगे मैम सारे इंपॉर्टेंट है, बीबी पेपर तो कहीं से भी आ सकता है, किसी भी आ सकता है, चॉइस भी आ सकती है, तो हमें करना तो सारा ही पड़ेगा। कुछ ऐसा फिक्स तो है नहीं कि सिर्फ इतना करने से हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लास्ट मेथड, लास्ट टॉपिक, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स का एक और नाम होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स भी। एक ही बात है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर बोलूं या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोलूं, ठीक है। तो थ्योरी क्या कहती है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स की? जरा ऐसा रीड करते हैं। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर ऑल्सो टर्म एज अ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और रियल वैल्यू प्राइस index numbers are designed to be measure of the changes in the cost of living of purchasing power of a particular section of a class of a society during a given period with respect to the some fixed period due to the movement in the rise and falls in the following price of commodity। basically वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है कि हमारा करंट ईयर और बेस ईयर के टाइम में जो फ्लक्चुएशंस हुई हैं, उसके प्राइस फॉलन हुए हैं या राइज इन हुए हैं, उन सब की स्टडी जो है वो इसके अंदर हम करते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज constructed to the separate are the different classes of people and also are the different geographical areas like town, city, rural areas, इन सबको लाइक डिफरेंट क्लासेस, लेबर, इन सब के साथ हम डील आउट करते हैं एंड डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया। यूजेस हमारे क्या हैं? सबसे पहला इसका जो यूज है, द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ दिस इंडाइसेस इन द वेजेस नेगोशिएशन एंड द वेजेस कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है उसके साथ साथ जो लेबर है उसकी जो वेजेस है या उसकी जो सैलरी है, क्या वो भी सेम रेट पर बढ़ रही है? कि लाइक महंगाई अगर इतनी बढ़ गई है, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया है, तो उस कंपेयर में जो हमारा मिनिमम वेज रेट है वो भी बढ़ जाना चाहिए। क्या वो अकॉर्डिंग टू मैनेजेबल है, सेम रेशियोज पे चल रहा है या नहीं? ये उसके अंदर बेसिकली हम टर्मिनोलॉजीज में बात करते हैं। देन उसी के साथ इसका हम यूज करके परचेजिंग पावर निकाल सकते हैं। परचेजिंग पावर निकालने का फॉर्मूला दे रखा है, रियल वेज निकाल सकते हैं या फिर हम डिफ्लेटिंग कर सकते हैं। इन सबको निकालना हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे ये सारे इसके यूजेस हैं। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन या फिर में मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स के बारे में। हाँ जी बच्चा, अब हम बात करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। बच्चा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स निकालने के 2 तरीके होते हैं मेरे पास। पहला इज
इज अ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, इसे सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड भी कह देते हैं, एंड दूसरा इज अ फैमिली बजट मेथड। अब क्वेश्चन में मेथड का नाम मेंशन है तो उसी मेथड से करेंगे, मेथड का नाम मेंशन नहीं है तो डिपेंड ऑन कैसा डाटा दे रखा है उस अकॉर्डिंगली हम डील आउट कर लेंगे। सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ एक्सपेंडिचर मेथड की। क्या होता है बेबी मेरा एक्सपेंडिचर मेथड? ये बहुत ही आसान है। क्या है? सम ऑफ P1 Q0 अपॉन में P0 Q0 इंटू 100। आपको याद है ये किसका फॉर्मूला होता है? याद है किसी को? बिल्कुल बढ़िया, ये मेरा लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला होता है। लास्ट पेयर्स का जो फॉर्मूला था, लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स का जो फॉर्मूला है, इसी सेम फॉर्मूला को बेबी जो है हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। ये बिल्कुल नया फॉर्मूला नहीं है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है। समेशन P1 Q0 अपॉन में P0 Q0 इंटू 100। अब कैलकुलेट करना तो मुझे आता है, P1 P0 दिया जाएगा एंड Q0 मुझे दिया जाएगा एंड मुझे इसके साथ डील आउट करना है। क्लियर है? इंटू 100 तो हमें पता ही लगाते हैं बिकॉज इंडेक्स नंबर आर इन परसेंटेजेस। इसी का एक और है टोटल एक्सपेंडिचर इन द करंट ईयर अपॉन में टोटल एक्सपेंडिचर इन द बेस ईयर अपॉन में 100, सॉरी इंटू 100। ये मेरा एक मतलब ये भी एक ही फॉर्मूला है, सेम ही बात है। बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स में हम निकालते क्या है? यही निकालते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर अपॉन में टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर इंटू में 100, या टोटल इनकम फ्रॉम द करंट ईयर, टोटल इनकम फ्रॉम द बेस ईयर इंटू में 100, जो भी हमारा डाटा दिया जाएगा उस अकॉर्डिंगली। Then we are talking about the family budget method. अब family budget method का फॉर्मूला क्या है? summation PW अपॉन में summation W, where P is known as a price relative, जो निकालना में आता है summation P मतलब P1 अपॉन में P0 इंटू 100। हर एक डाटा का इंडिविजुअली निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं और रिजल्टेंट दे देते हैं। सिमिलरली वेट्स कैसे निकालते हैं? वेट्स निकालने का तरीका है समेशन P0 Q0, इंडिविजुअली निकालते हैं फिर इनका टोटल कर लेते हैं, तो ये मेरे वेट्स होते हैं। अब याद है ये किसका फॉर्मूला है? याद है भाई किसका फॉर्मूला है? बिल्कुल बढ़िया, ये मेरा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है। वेटेड अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है वो यही होता है। तो इन शॉर्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स के जो फॉर्मूलाज हैं वो तो बिल्कुल फ्री है, पीछे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस इनका नाम बदल दिया है, इनका डाटा बदल दिया है, इनके क्वेश्चंस को देने का तरीका बदल दिया है। ठीक है, ये बहुत आसान है बेबी, मुझे इसमें कुछ आपको बताना ही नहीं है, जिस फॉर्मूला और एक कंसेप्ट बताना था जो मैंने आपको बता के हेल्प कर दी। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, दोनों मेथड से ट्राई करना है। वी आर वेरी लकी, पता है हम दोनों तरीके से आंसर निकालेंगे तो दोनों से सेम आता है। अब इस क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया है कि हमें दोनों से निकालना है, तो हम दोनों से निकाल के चेक कर रहे हैं। अगर हमें मेंशन नहीं करते तो हमारी मर्जी, हम जिस मर्जी मेथड से करें, जो भी आपको मेथड कंफर्टेबल लगे आप वो वाला मेथड यूज कर सकते हो। क्लियर है? क्वेश्चन दिख रहा है बेबी? क्वेश्चन को देखिए प्लीज बच्चा, वीडियो को पॉज पे डालिए, अपने क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व कीजिए, देन पॉज से हटा के इसका सोल्यूशन चेक कीजिए कि आपका ठीक आया है कि नहीं आया है। सही जा रही हूँ? पक्का? चलिए वीडियो को, क्वेश्चन देख लिया आपने, उसको नोट डाउन कीजिए, पॉज पे डालिए और फिर उसका सोल्यूशन देखिए। ठीक है? हाँ जी बेबी, आपने चेक किया, आंसर मैच कर गया, कुछ भी नहीं था, आप एक एक चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपसे कैलकुलेशन एरर हुआ हो, इससे ज्यादा तो एरर का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब सेम हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। जरा ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बिल्कुल पूरा क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन को देखिए और बिल्कुल वही सेम करना है, स्क्रीन को पॉज करना है और फिर आपको चेक करना है आपका आंसर मैच किया है कि नहीं किया। क्लियर है? क्वेश्चन दिख रहा है बेबी सबको? क्वेश्चन अच्छे से देखो, क्वेश्चन की वीडियो देखो, सॉरी क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को नोट करो, वीडियो को पॉज पे डालो, वीडियो को पॉज पे डाल के आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो है वो उसका फिर सोल्यूशन देखना। प्लीज यार करके देखना, बिल्कुल ऐसे चीट करने की जरूरत नहीं है कि बिना करे देख लो। हाँ जी बच्चा, क्वेश्चन ट्राई किया, क्वेश्चन के अंदर क्या किया? देखिए बेबी, इसके अंदर कोई मेथड तो मुझे दे नहीं रखा था कि हम कोई भी मेथड लगा सकते थे, लेकिन बीइंग अ क्लेवर मुझे वेट्स दे दिए गए हैं। वेट्स दे दिए गए हैं तो मैं किसी और मेथड पे क्यों जाऊं? मैं फैमिली बजट मेथड पे चली जाऊंगी। क्यों जाऊंगी फैमिली बजट मेथड पे? क्योंकि मुझे वेट्स दे रखे हैं और वेट्स के फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला होता है समेशन PW इंटू अपॉन में समेशन W।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मुझे बेस ईयर दे रखा है, करंट ईयर दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है। मैंने सबसे पहले क्या निकाला, प्राइस रिलेटिव निकाला। मेरा सबसे पहला काम क्या था, प्राइस रिलेटिव निकालना था। मैंने प्राइस रिलेटिव निकाला एंड पीडब्ल्यू निकाला। अपनी कैलकुलेशन चेक कीजिए, ये दोनों आंसर्स आपके मैच कर गए होंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, दिस। आप पीडब्ल्यू भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। देन आपने कैलकुलेट किया, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने में किसी को कोई दिक्कत, प्लीज बच्चा, हो सकता है आपका कैलकुलेशन एरर हो, अगर कोई चेंजेस है, मैच नहीं कर रहा। बाकी तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को एक बार ही दोबारा रीड करते हैं। क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, क्वेश्चन मुझे सिर्फ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने को नहीं बोल रहा है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग डाटा, फाइंड हाउ मच वेजेस बी इंक्रीज to the compensate the risk in the index if the workers were getting 3500 per month in the base year। वो कह रहे हैं अगर बेस ईयर में जो वर्कर है उसकी सैलरी 3500 है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि करंट ईयर में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी। जरा एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वर्कर का बेस ईयर इनकम कितना है, यानी कि पहले वो कितना कमा रहा था। तो हमें मालूम है, हम हमेशा जो बेस ईयर है वो क्या लेते हैं, 100 लेते हैं। यानी कि बेस ईयर में जो उसका इंडेक्स नंबर्स है वो कितना है, 100 है। करंट ईयर का कितना है बेबी, अभी अभी मैंने निकाला, करंट ईयर का कितना है, दैट इज 138.5। ये मुझे करंट ईयर का दे रखा है, यानी कि करंट ईयर का हमारा कितना है 138.5 एंड बेस ईयर का हमारा कितना है 100। अब मुझे क्या बात करनी है, बड़े ध्यान से देखिए, वर्कर की इनकम मुझे दे रखी है 3500 है बेस ईयर में, मुझे निकालनी है करंट ईयर में। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बड़े ध्यान से देखो। क्या मुझे मालूम है, करंट ईयर अपॉन में बेस ईयर, ये मेरा किसका हो गया, इंडेक्स नंबर्स का। इंडेक्स नंबर्स का करंट ईयर अपॉन में बेस ईयर किसके बराबर होगा, करंट ईयर अपॉन में बेस ईयर इंटू में इनकम के बराबर होगा। करंट ईयर कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 138.5। बेस ईयर कितना है 100। अगर मुझे करंट ईयर की वैल्यू निकालनी है तो ये बेस इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सही जा रही हूँ बिल्कुल, ये रिजल्ट है बच्चा। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे दिया है कि मेरे बेस ईयर की जो इनकम है वो मेरी 3500 है, आप बताओ करंट ईयर में अकॉर्डिंग टू दैट मेरी कितनी होनी चाहिए। सिमिलरली उल्टा भी आ सकता था कि करंट ईयर में इतना कमा रहा हूं तो बेस ईयर में हम कितना कमा रहे होंगे। दैट मीन्स ये क्या है कि जब हमारा जो प्राइस था, यानी कि जो महंगाई थी वो 100 थी, अब महंगाई जो है यानी कि जो हमारी इन्फ्लेशन है वो बढ़ गई है, तो उस अकॉर्डिंगली जो हमारी सैलरी है वो भी कितनी बढ़ जानी चाहिए। यानी कि 138.5 अपॉन में 100 इंटू में 3500 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, आई कैन चीट इट, इट्स 4847.50। यानी कि मेरे करंट ईयर में जो मेरी सैलरी है वो इतनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 4847.50। इतनी सैलरी मेरी करंट ईयर में होनी चाहिए, तभी तो मैं ये महंगाई या फिर जो इन्फ्लेशन है उसको मैं चेक कर पाऊंगी या फिर बेयर कर पाऊंगी। अदरवाइज मेरी सैलरी ढंग से नहीं बढ़ी है। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन साथ में एड ऑन के ही आता है, ज्यादातर देखा गया है अकेले कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नहीं पूछते आपसे, इनमें से कोई भी पूछ लेते हैं। अब इसमें दो ही चेंजेस हैं, जैसे यहाँ पर बेस ईयर के टाइम दे रखा था, अब आपको हो सकता है करंट ईयर के बारे में दिया जाए। क्लियर है। चलिए बेबी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इज ऑल्सो अ नाइस क्वेश्चन। अब ये मिसिंग वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक चीज हमारे डाटा में से ही मिसिंग है, उसे हमें कैसे कवर करना है वो बात करते हैं। ठीक है, जरा क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, क्वेश्चन बेबी, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मुझे वेट्स दे रखे हैं, तो ऑफकोर्स वेट्स दे रखे हैं तो फैमिली बजट मेथड ही अप्लाई कर लेंगे। वेट्स क्या है, फूड का वेट है 40, रेंट है 15, क्लोथिंग है 10, फ्यूल है 10, मिसलेनियस है 15। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2000 to 2005 the cost of living index raised from 100 to 205.83। क्या कहना चाह रहे हैं, बेस ईयर का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो 100 है, यहाँ पर आपको करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाल के ही दे दिया, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, दिया है मुझे 205.83 ओवर द सेम पीरियड ऑफ प्राइस। परसेंटेज राइज इन प्राइस, प्लीज बड़े ध्यान से इस लाइन को मार्क कर लीजिए, परसेंटेज राइज इन प्राइस, यानी कि जो मेरा प्राइस है वो किस परसेंट से बढ़ रहा है, राइज इन प्राइस। रेंट मेरा 60% से बढ़ रहा है, क्लोथिंग मेरा 180% से बढ़ रहा है, फ्यूल मेरा 75 से बढ़ रहा है, मिसलेनियस मेरा 165 से बढ़ रहा है। आपको बताना है परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ फूड।
फूड कितने से बढ़ रहा है? पहली बात तो बढ़ रहा है, मुझे बताओ परसेंटेज इंक्रीज है तो 100 से चलेंगे, यानी कि रेंट कितना हो जाएगा 160, क्लोथिंग इज 280, 100 प्लस कर रही हूँ बिकॉज ऑफ फ्यूल मेरा कितना हो जाएगा 175, मिसलेनियस हो जाएगा 265 एंड फूड कितना हो जाएगा 100 प्लस 40, सॉरी 100, हाँ कितना हो जाएगा 100 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि 40 तो सॉरी मेरा वेट है, तो ये कितना हो जाएगा फूड जो मेरा मिसिंग है दैट विल बी नोन एज 100 प्लस एक्स। अब मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस फॉर्मूला में वैल्यूज दे रखी है, सारी की सारी वैल्यूज को पुट करके मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? चलिए कैलकुलेट कीजिए, ट्राई कीजिए, आपका आंसर आता है या नहीं आता। वीडियो को पॉज पे डालिए, वीडियो को पॉज पे डाल के फिर चेक कीजिए आपका आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। हाँ जी बच्चा, चेक कर लिया, पिछले वाले का आंसर एक्स की वैल्यू मैच कर गई। अब जैसे वो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है बेबी, उसी के जैसे हमारे और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, कभी भी कोई भी मिसिंग हो सकता है, 2 भी मिसिंग हो सकते हैं। तो यही हमारा क्या था, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स था। क्या था कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स? बेसिकली हमने उसमें पढ़ा कि हमारे 2 मेथड होता है, इट्स अ फैमिली बजट मेथड एंड द एग्रीगेटिव मेथड। अब क्वेश्चन में अगर वेट्स दिए जाते हैं तो हम फैमिली बजट मेथड पे जाते हैं, बेस प्राइस एंड करंट ईयर प्राइस और क्वांटिटी दी जाती है तो हम किसके ऊपर जाते हैं, लास्ट पेज पे। आप दोनों से निकालेंगे बेबी, दोनों से आंसर आपका मैच करता है एंड वन ऑफ दोस के अंदर क्वेश्चन में एड ऑन हो जाता है कि आपको बेस ईयर या करंट ईयर में से किसी एक का डाटा दिया जाए तो आपको करंट ईयर निकालना हो या फिर मिसिंग वैल्यू। यही इसके क्वेश्चंस थे समथिंग। बाकी इसके होमवर्क क्वेश्चन आपको लेक्चर के बाद मिल जाएंगे, जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है? साथ बच्चा हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, इंडेक्स नंबर्स के। क्या है लिमिटेशंस? भैया अच्छा तो बहुत सारी कर चुके हैं हम अपने इंडेक्स नंबर्स की। इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फायदा है, कहाँ कहाँ यूज होता है, उसके बेस ईयर करंट ईयर उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ हम पहले के 3 लेक्चर्स में या 4 लेक्चर मतलब 3 लेक्चर्स में कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में भी हमने एक टॉपिक किया, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, उसकी लिमिटेशन की, जस्ट अ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी थ्योरी का पूरा जो ब्रीफ है, मतलब वो मैं एक बड़ी ब्रीफ आपको बता रही हूँ लिमिटेशन के, बाकी आपको मेन पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन जो है वो मिल जाएगा। इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करने के बाद एकदम थ्योरी भी उसमें डाल दूंगी कि अब वहां से प्रॉपर आपको लिखना कैसे है वो मैं बता देती हूँ। ये तो जस्ट मेन पॉइंट्स है जो मुझे याद रखने के, एक पॉइंट से लाइन्स तो बनाना हमें आता ही है। लिमिटेशंस यानी कि हमारे इंडेक्स नंबर्स की कमियां क्या क्या हैं। अच्छाइयां तो हम बहुत कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं हमारे इंडेक्स नंबर्स में कमी क्या क्या है। सबसे पहले हमारे इंडेक्स नंबर्स में सबसे बड़ी कमी है कि दैट इज यूज ओनली इन द लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम। ये सिर्फ लिमिटेड चीजों के लिए यूज किया जा सकता है, एक इनफाइनाइट डाटा के लिए हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? रियल वैल्यूड के लिए और लिमिटेड डाटा की ही हम स्टडी करते हैं। ये भी एक तरीके से कि हमने एक जो डाटा लिया वो ऑल ओवर इंडिया की अगर मुझे स्टडी करनी है तो मैं उसमें से एक सैम्पलिंग ले लेती हूँ, कुछ लोगों का डाटा कलेक्ट कर लेती हूँ और उसे पूरे इंडिया के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूं, तो दैट इज नॉट इनफ ना, कि अगर मैंने डाटा कैसे कलेक्ट किया है, किस पे किया है, एंड एक पूरे सिर्फ 1 लाख लोगों से मैं 130 करोड़ की पॉपुलेशन का जो है अंदाजा नहीं लगा सकती हूँ। ये इसका सबसे बड़ा मिसयूज है। दूसरा, यूज फॉर द वन पर्पस कैन नॉट बी यूज फॉर द अनदर पर्पस। ये हमारे जो इंडेक्स नंबर्स है बिल्कुल है कि अगर मैंने जो इंडेक्स नंबर्स के लिए डाटा फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट किया है या जो इन्फॉर्मेशन ली है, अगर मैं ये चेक करना चाहती हूँ उनकी इनकम क्या है, उनकी इनकम की बात करूँ तो मैं उनसे उनकी जो है वो लग्जरी आइटम्स या फिर मैं उनकी जो वेल्थ है वो चेक नहीं कर सकती। तो एक पर्पस का डाटा जो है वो दूसरे पर्पस में हम यूज नहीं कर सकते, मुझे उसके लिए दोबारा से कलेक्शन ऑफ डाटा करना पड़ेगा। थर्ड, लाइबल टू बी मिसयूज, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, हमारे डाटा का बहुत हद तक मिसयूज हो सकता है।
मिसयूज इन द सेंस नहीं कि हम उसको बेच रहे हैं या वैसा, लेकिन जो डाटा है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। मैंने बेस ईयर कभी कुछ और ले लिया, किसी ने कुछ और लेके किया, तो वो बिल्कुल लायबल, बिलीवेबल, उसका काफी तरीके से मिसयूज हो सकता है। लाइक एक ही तरीके के डाटा से मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि आपने नोटिस किया जब दिल्ली इलेक्शंस थे, तो दिल्ली इलेक्शंस में जो हर एक चैनल होता है वो समथिंग अपनी एक अलग जो है वो प्रिडिक्शन करके देता है, इस पार्टी को इतनी सीट्स आएंगी, इसको इतनी सीट्स आएंगी, इसको इतनी सीट्स आएंगी। क्या सबका डाटा करेक्ट होता है? ये क्या है, एक तरीके से परसेप्शन बनाई जाती है कि इसको इतनी सीट्स आ रही है। तो वो डाटा का मिसयूज है कि आप लोगों से जो इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो कि भैया आपको सीएम कैंडिडेट कौन पसंद है, ठीक है, तो वो सीएम कैंडिडेट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप उस डाटा का उससे ये नहीं पता कर सकते कि बंदा उस पार्टी को वोट देगा या उसको किसका काम पसंद है। तो वो क्वेश्चन है, एक मिसयूज हो सकता है। किसी ने अलग पर्सपेक्टिव से किया, किसी ने अलग पर्सपेक्टिव से किया और आंसर जो था वो वेरी कर गया बेस ईयर से। तो ये इसका मिसयूज है। सबसे बड़ी गलती भाई फॉर्मूला एरर्स। आपको मालूम है भाई इसके अंदर कितने सारे फॉर्मूलाज, हमारे इंडेक्स नंबर्स में वो 7 ही फॉर्मूलाज, पहले तो इतने सारे हैं। अब फॉर्मूला एरर, अगर मैंने गलत फॉर्मूला पिक किया, लाइक मुझे कोई भी डाटा है उसकी स्टडी करनी है, मैंने फॉर्मूला ही गलत पिक कर लिया है, तो गलत फॉर्मूला पिक किया तो आंसर भी गलत आने वाला है। तो ये इसके अंदर सबसे बड़ा एरर है कि अगर मैंने फॉर्मूला गलत पिक किया। लास्ट, नो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड the base period to be used by the all countries are constructed in the index numbers। अब ये क्या है, अब हर कंट्री अपना अलग करती है, हर कंट्री अपना अलग बेस ईयर चूज करती है, तो इसीलिए ये इंटरनेशनली जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सब ऐसा नहीं करते भाई हम सब एक ही बेस ईयर ले लेंगे। तो ये कुछ मेजर इसके 5 जो है वो मिसयूजेस हैं या फिर उसकी लिमिटेशंस है। मैंने 5 इसलिए लिखे कि ज्यादातर देखा है 4 मार्कर या 5 मार्कर ही आता है, तो 5 पॉइंट्स लिखना इनफ है। बाकी मैंने थ्योरी में जो आपको 7 to 8 पॉइंट्स जो मेंशन है वो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में दे दूंगी। इसी के साथ बेबी आपका इंडेक्स नंबर्स खत्म होता है। लेक्चर खत्म होने के बाद आपको आज के चैप्टर, आज के टॉपिक से रिलेटेड आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। 4 लेक्चर्स में हमने इंडेक्स नंबर्स फिनिश कर दिया है, इससे ज्यादा इंडेक्स नंबर्स मुझे नहीं आने वाला है, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बाय।